everyone, this is Shweta and welcome you all to the YouTube tutorial SNAPS Biology. So आज की क्लास तो मैं क्या बोलूँ, आज की क्लास एक मेगा सेशन है जो कि हमारा मेन एम है हम लोग CPET 2021 को अच्छे से क्वालिफाई कर सके. ओके, सो ये मेगा सेशन पे हम डिस्कशन करेंगे 100 MCQs क्वेश्चन, 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक सेल बायोलॉजी. एंड सेल बायोलॉजी की ये जो टॉपिक है ये आपका कोई भी पेपर को देने जाओ एग्जाम पे, जैसे कि लाइफ साइंस हो गया, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सारे पेपर पे ये वाला टॉपिक आता ही आता है. सो मैं बार बार बोल रही हूँ कि आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है एंड 1 आवर के अंदर हम लोग 100 इम्पोर्टेंट MCQs कंप्लीट करने वाले हैं. सो डू वॉच द फुल वीडियो बिकॉज ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉमन PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन. क्योंकि वीडियो को अगर आप लोग फॉरवर्ड लेके देखोगे तो मान लो कोई एक क्वेश्चन आपसे छूट जाता है एंड वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो क्या होगा, सोचो ज़रा. तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अटेंड करो. ठीक है, फिर से बोल रही हूँ आज की क्लास पे हम 1 आवर के अंदर सेल बायोलॉजी को फुल्ली कंप्लीट करने वाले हैं. तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है आज के लिए. सो बिफोर स्टार्ट द क्लास लेट मी टेल यू वन थिंग. अगर आप लोग ये वीडियो पे नए हैं और ये चैनल पे नए हैं देन जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए स्नैप्स बायोलॉजी चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन अबाउट ईच एंड एवरी वीडियो लेक्चर. तो बिना देर किए, बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन. फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज द सिलेक्शन ऑफ सेल प्रोडक्ट्स such as proteins is facilitated by which cell organelle. So ऑप्शन देख लो अच्छे से. ऑप्शन A is mitochondria, B is Golgi bodies, C is endoplasmic reticulum and D is chloroplast. तो क्या होगा, देखो क्वेश्चन को ध्यान से हमेशा पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रोटीन के बारे में लिखा है ना. क्वेश्चन को देखो, प्रोटीन के बारे में लिखा है तो कौन सा वाला सेल ऑर्गेनेल होगा इसमें से, कुछ आइडिया आ रहा है तुम लोगों को. ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट. ओके, दैट इज द गल्गी बॉडीज. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. द माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज. तो ये तो भाई बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे. माइटोकॉन्ड्रिया को और भी क्या बोला जाता है, बायोब्लास्ट, पैराबेसल बॉडीज, प्लाज्मोसोम्स और ऑल ऑफ दिस. तो क्या होगा, ऑल ऑफ दिस होगा. ठीक है, क्योंकि इसे बायोब्लास्ट भी बोला जाता है, पैराबेसल बॉडीज एंड प्लाज्मोसोम्स सारे माइटोकॉन्ड्रिया की और एक नेम से. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. RNA इज फाउंड इन वेयर, इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियोमाइलिटिस वायरस, प्लांट वायरस और ऑल ऑफ दिस. तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट. दैट इज ये सारे में पाए जाते हैं, इन्फ्लुएंजा, प्लांट, पोलियोमाइलिटिस सारे वायरस में RNA होते हैं. सो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट. ओके, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम आज 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं एंड ये मेरी तरफ से आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉमन PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन. सो एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ो. ओके, एंड बहुत सारा हमें क्वेश्चन आज करना है इसलिए मैं बस आपको आंसर बता दूंगी. If you have any doubt regarding any question, then please go to the comment section. वहाँ पे पूछो कि मैम ये वाला क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो, इसका आंसर ऐसा क्यों हुआ, ये तो मुझे पता नहीं चला. सारे आंसर्स आपको तुरंत मिल जाएंगे. ठीक है, मैं बस यहाँ पे आपको आंसर ही बताऊंगी. क्वेश्चन नंबर 4. बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन वेयर, वेदर इट इज ऑन एनिमल्स, प्लांट्स, नॉन लिविंग और नन ऑफ दीज. तो यहाँ पे देखो किसकी बात कर रहा है भाई, बैक्टीरिया की बात कर रहा है. तो बैक्टीरिया कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे आंसर होगा नन ऑफ दीज. सो द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. द लार्जेस्ट सेल में बी व्हाट, फ्यू mm इन लेंथ, फ्यू इंचेस इन लेंथ, फ्यू सेंटीमीटर इन लेंथ और नन ऑफ दिस. तो लार्जेस्ट सेल की बात कर रहा है, देखो लार्जेस्ट सेल की बात कर रहा है तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फ्यू सेंटीमीटर इन लेंथ. चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 की ओर. द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक. प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या एब्सेंट होता है इनमें से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ऑल ऑफ दीज। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स पे क्या नहीं होता, अच्छे से देखो तो ऑप्शंस को, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आंसर्स को क्वेश्चन के साथ नोट डाउन करते रहो। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द क्रोमोसोम ऑफ अ बैक्टीरियल सेल इज नोन एज व्हाट। तो बैक्टीरिया सेल में जो क्रोमोसोम होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोसोम, काइनेटोकोर, गोनोफोर और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। एंड अभी आप लोगों का होमवर्क है कि मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताओ कि बैक्टीरिया पे जो क्रोमोसोम होता है उसका नाम क्या होता है। ओके, जल्दी से बताओ तो मुझे। चलो तब तक हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट सेल। इनमें से क्या सबसे लॉन्गेस्ट सेल है? बैक्टीरियल सेल और फाइबर सेल, नर्व सेल और ऑल ऑफ दिस। सो इसका आंसर होगा नर्व सेल, है या नहीं? लॉन्गेस्ट बात कर रहा है, लॉन्गेस्ट मीन्स तो नर्व सेल ही होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द कॉमन लेयर प्रेजेंट बिटवीन द एडजॉइनिंग सेल इज नोन एज व्हाट। देखो इजी क्वेश्चन भी पूछ रहा है, उसके साथ साथ थोड़ा सा हार्ड वाला क्वेश्चन भी पूछ रहा है। ठीक है, सारे मिलजुल के रहेंगे। सो कॉमन लेयर की बात कर रहा है किसके बीच? बिटवीन द एडजॉइनिंग सेल। कैल्शियम पेक्टेट, प्लाज्मोडेस्माटा, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडिल लैमेला। तो आंसर होगा क्या? मिडिल लैमेला। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से कौन सा वाला फंक्शन नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया का? तो ऑप्शन ए इज क्रेब्स साइकिल, बी इज ETS दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सी इज फॉस्फोराइलेशन एंड डी इज ग्लाइकोलाइसिस। तो क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया में? इनमें से कौन सा वाला फंक्शन नहीं होता है भाई? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द गोल्गी कॉम्प्लेक्स वाज फाउंड इन नर्व सेल्स, लंग सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स और ग्लैंड सेल्स। इनमें से क्या होगा राइट आंसर? तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बात करें मीन्स यहाँ पे होगा ग्लैंड सेल्स। ओके, सो द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। द एनर्जी रिच कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड व्हाट। ये तो भाई मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको आता होगा। माइटोकॉन्ड्रिया पे जो एनर्जी रिच कंपाउंड सिंथेसाइज्ड होता है वो क्या होता है? नथिंग बट द ATP। सो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, तो चलो बिना देर किए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 इज द क्रोमोप्लास्ट्स contain pigment and synthesized food by the photosynthesis are colorless which store food materials, both of these or none of these। तो अच्छे से देखो तो भाई किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? क्रोमोप्लास्ट की बात कर रहा है। तो क्रोमोप्लास्ट मीन्स वहाँ पे तो कलर होगा, तो ये तो नहीं होगा। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इट कंटेन्स पिगमेंट एंड सिंथेसाइज्ड फूड बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो बॉडी। इनमें से कौन सा वाला एक माइक्रो बॉडी है? ऑप्शन ए इज डिक्यूजम, बी इज सैक्रोसोम्स, सी इज पेरोक्सिसोम्स एंड डी इज ऑल ऑफ दिस। तो माइक्रो बॉडी की बात कर रहा है तो ऑप्शन को अच्छे से देखो, अच्छे से एकदम से देखना है। देखो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पेरोक्सिसोम्स। ओके, सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following is the function of peroxisomes। पेरोक्सिसोम्स की फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ ग्लाइओक्सिलेट, सिंथेसिस ऑफ सेरिन, प्रोटेक्शन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स फ्रॉम द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ H2O2 और ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ दिस। तो क्या होगा आंसर? पेरोक्सिसोम की फंक्शन ये तीनों है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द सेंट्रियोल्स हैव RNA, DNA, माइक्रोट्यूबुल और नन ऑफ दीज। तो सेंट्रियोल में इनमें से क्या होता है? सेंट्रियोल पे हमेशा और हमेशा माइक्रोट्यूबुल्स प्रेजेंट रहते हैं। सो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखो मैं इसीलिए जल्दी जल्दी आपको बता रही हूँ क्योंकि हमें 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। सोच रहे हो आज एक दिन पे हम 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो जिसमें कि आप अपने सेल बायोलॉजी पेपर पे सारे डाउट क्लियर कर सकते हो, एकदम से रिवाइज कर सकते हो। एंड अगर आप लोग को लग रहा है कि ये वाला सेशन इम्पोर्टेंट है
एंड कुछ फ़ायदा होने वाला है स्टूडेंट को, तो जितनी भी फ्रेंड्स है भाई सारे को शेयर करना है। एंड अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लग रहा है, कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, सीपीईटी के क्या डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे स्नेप्स बायोलॉजी पर। बस आपको तो सब्सक्राइब ही करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द न्यूक्लियर लॉस वॉज डिस्कवर्ड बाय होम। न्यूक्लियर लॉस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन, फंटाना, लिवनहॉक, डी ड्यूवे। सो हियर द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज फंटाना। ओके, न्यूक्लियस अगर होता तो रॉबर्ट ब्राउन होता, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर लॉस दिया है तो टर्म्स को अच्छे से देखना है एग्जाम पे, इसीलिए फंटाना होगा। क्वेश्चन नंबर 18। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज वाज स्टेटेड बाय होम। एक पर्टिकुलर स्पीसीज पे क्रोमोसोम की नंबर हमेशा कांस्टेंट रहेगी, एंड ये बात किसने बोली थी? बेंडन एंड बोवेरी, डब्ल्यू वर्ल्डर, डब्ल्यू फ्लेमिंग, सल्टन एंड बोवेरी। तो अच्छे से देखो ऑप्शंस को, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बेंडन एंड बोवेरी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑप्शन ए इज अ डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूसेस 4 डिप्लॉयड सेल इन मेयोसिस। देखो दोनों जगह डिप्लॉयड लिखा है, ये तो कभी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ इन डॉटर सेल्स इन माइटोसिस, ये भी नहीं है। द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम लाइक द पेरेंट इन सेल इन मेयोसिस, ये भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। द टर्म प्रोटोप्लाज्म वॉज प्रपोज्ड बाय होम। ये तो बेटा क्वेश्चन आता ही आता है कि प्रोटोप्लाज्म टर्म को किसने फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था। सो द ऑप्शन नंबर ए इज परकिंजी, बी इज ए वी लिवेनहॉक, सी इज क्लेडन एंड स्कॉन, डी इज स्ट्रासबर्गर। सो हियर द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज पुरकिंजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। द लाइसोसोम कंटेन्स। लाइसोसोम क्या कंटेन करता है? ऑक्सीडेटिव एंजाइम और एंजाइम्स ऑफ एनर्जी कन्वर्शन और एंजाइम्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो लाइसोसोम हमेशा और हमेशा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ही कंटेन करता है। सो द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। द प्लाज्मोडेस्माटा फैसिलिटेट्स व्हाट? फ्री एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द सेल्स, exchange of materials between nucleus and cytoplasm, exchange of material between cell and outside environment, और none of these। किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? प्लाज्मोडेस्माटा की बात कर रहा है। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता था? थोड़ा सा याद करो तो, थोड़ा सा अपने ब्रेन को रिवाइज करो तो, प्लाज्मोडेस्माटा की थ्रू फ्री एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस होता था बिटवीन द एडजॉइनिंग सेल्स। ओके, सो हियर द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी मैं आप लोगों का, बस हम लोगों को आज जो भी हो जाए ये 100 क्वेश्चन तो कंप्लीट करने हैं, क्योंकि टाइम नहीं है ना हमारे पास। अगर हम लोग एक एक दिन भी एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं तब सोचो कितना सब्जेक्ट से, कितना चैप्टर से। तो इसीलिए हर दिन तो 100 से लेकर 200 क्वेश्चन करना है मस्ट। ओके, चलो 23 number question. The function of chromosome in transmission of heredity traits was described by whom? Okay, तो हेरिडिटी की प्रोसेस मीन्स जेनेटिक्स पे क्रोमोसोम की जो फंक्शन होता है उसे किसने डिस्क्राइब किया था? ऑप्शन नंबर ए इज फ्लेमिंग, बी इज वर्ल्डेयर, सी इज मिलर एंड डी इज मोर्गन। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट, दैट इज मोर्गन। द कायस्माटा आर फॉर्म ड्यूरिंग विच स्टेज? तो कायस्मा कब होता है भाई? मेयोसिस प्रोसेस में होता है। बट मेयोसिस प्रोसेस की कौन सी वाले स्टेज पे होता है? ये हो गई आपकी प्रोफेज 1 की डिफरेंट सब स्टेज, याद है या नहीं? प्रोफेज 1 पे आप लोग का आता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो ये सारे में से कायस्माटा कब फॉर्म होता है? सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट, दैट इज पैकेटीन फेज।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज हु। ओके, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जितनी भी होती है उसे कैरी कौन करता है? राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोम्स और डीएनए। यहाँ पे होगा करेक्ट ऑप्शन डीएनए। ओके, क्योंकि हम लोग जब भी जेनेटिक्स पे बात करेंगे डीएनए होता है जो कि राजा होता है एकदम जेनेटिक्स का। सो जितनी भी इंफॉर्मेशन होता है उसे डीएनए ही कैरी करता है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एन एनिमल सेल। तो यहाँ से कौन सा वाला चीज एनिमल सेल पे प्रेजेंट नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए इज न्यूक्लियस, बी इज माइटोकॉन्ड्रिया, सी इज सेल वॉल एंड डी इज डीएनए। तो ये भी मुझे बताने का ज़रूरत है कि आप लोगों को एनिमल सेल के बारे में बात कर रहा है एंड सेल वॉल है, तो ऑब्वियसली ये तो प्लांट सेल पे होता है, ये एब्सेंट होगा एनिमल सेल पे। चलो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, द प्रोटीन प्रोडक्ट्स ऑफ ट्यूमर सप्रेशर जीन्स मे बी प्रेजेंट इन नॉन कैंसरस सेल्स, cause signal cell death, regulate the cell cycle और all of the above are correct। तो किसकी बात कर रहा है? द प्रोटीन्स प्रोडक्ट ऑफ ट्यूमर सप्रेशर जीन। ठीक है, तो अच्छे से देखो ऑप्शंस को। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट, क्योंकि ये सारे सही हैं। ये प्रेजेंट रहता है नॉन कैंसरियस सेल्स पे, ये सिग्नल सेल डेथ को कॉज करता है, ये रेगुलेट करता है सेल साइकिल को। So the option number D is correct. Question number 28. The nuclear membrane begins to break into vesicle in which stage? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स बिगिंस टू ब्रेक ये कौन से स्टेज पे होता है? टेलोफेज, एनाफेज, प्रोफेज और मेटाफेज। तो देखो तो अच्छे से क्वेश्चन को, क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फर्स्ट फेज दैट इज प्रोफेज पे उसके ब्रेक होना स्टार्ट होता है, तो आगे जाके वो बिल्कुल वो एकदम से डिसअपियर हो जाता है। कितना इजी क्वेश्चन है, देखो बस आप लोगों की थोड़ा सा ब्रेन को ना रिवाइज करना है। सारे पता है आप लोगों को, उन्हीं टॉपिक पे थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, गुजरे हुए कल को हम लोग याद कर रहे हैं। भाई सेल बायोलॉजी तो हमने मैम फर्स्ट ईयर पे पढ़ा था, अभी हम लोग फाइनल ईयर पे हैं, तो 2 साल अच्छे से एकदम मज़े करके आए हैं। सेल बायोलॉजी को कौन याद रखता है? तो उसी के लिए ही मैं यहाँ पर हूँ कि आपका थोड़ा सा मैं ब्रेन को रिवाइज कर लूँ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इन विच स्टेज क्रोमोसोम लाइन अप अलोंग मिड लाइन ऑफ सेल। तो कहाँ पे होता है क्रोमोसोम? मिड लाइन पे होता है, तो कौन सा स्टेज होगा वो वाला? अच्छे से देखो तो क्वेश्चन को, ऑप्शन नंबर डी होगा ना, क्योंकि मेटाफेज पे इस तरह से अगर सेल है तो मेटाफेज पे इस तरह से सेंटर पे वो आ जाते हैं, जिसको कि हम मेटाफेजिक प्लेट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द फ्यूजन ऑफ अ वेसिकल विद सेल मेम्ब्रेन एंड रिलीज ऑफ कंटेंट्स टू द आउटसाइड सेल इज कॉल्ड व्हाट? ओके, तो अच्छे से देखो क्वेश्चन को। फ्यूजन ऑफ द वेसिकल विद सेल मेम्ब्रेन एंड रिलीज ऑफ कंटेंट्स टू द आउटसाइड प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस, एक्सोसाइटोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एंडोसाइटोसिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्योंकि यहाँ पे लिखा है देखो टू आउटसाइड, बाहर की ओर जा रहा है भाई, तो एक्सोसाइटोसिस होगा। अगर अंदर की ओर दिया होता तो एंडोसाइटोसिस होता। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। The movement of dissolved particles against the concentration gradients is called what? ये आ गई बात थोड़ा सा हमारा ट्रांसपोर्ट की। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो वाटर ट्रांसपोर्ट या जितने मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और ऑस्मोसिस। तो क्या दिया है? डिजॉल्व पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी, वो भी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा ना आंसर, दैट इज ऑस्मोसिस प्रोसेस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन? ओके, सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज न्यूक्लियस, बी सेल वॉल, सी इज लाइसोसोम्स और डी इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इनमें से क्या होगा आंसर?
क्या दिया है यहाँ पे, सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन, तो किसकी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड व्हाट। तो बहुत लंबा वाला क्वेश्चन है बट इजी है, ठीक है। क्वेश्चन जितना बड़ा होगा ना, क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा, आप लोग को ऐसे देख के आप लोग डर जाओगे एकदम, यार इतना पैराग्राफ क्या इतना बड़ा वाला क्वेश्चन दे दिया है। कुछ नहीं होता, वो बस आपकी माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर जो होते हैं ना वो पूछ देते हैं, तो वही वाला क्वेश्चन ही इजी होता है। सो एग्जाम पे पेशेंस रखकर क्वेश्चन को फर्स्ट पढ़ना, ओके। क्वेश्चन को बिना पढ़े देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्वेश्चन इजी ही होगा। चलो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, बी इज ऑस्मोसिस, सी इज एंडोसाइटोसिस एंड डी इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो किसकी बात करा है यहाँ पे, नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। Which of the following modifies and packs the protein for secretion process? तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी इज लाइसोसोम एंड सी ऑप्शन इज गोल्गी apparatus एंड डी ऑप्शन इज न्यूक्लियस। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गोल्गी apparatus, ओके। क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा एंड वहाँ पे आपका काम है, यहाँ पे मैं जो ऑप्शंस बता रही हूँ उसे अभी नोट डाउन करके रखना है एंड जब क्वेश्चन पेपर पीडीएफ की फॉर्म पे आ जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तब आपको और एक बार घर में प्रैक्टिस करना है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 35। If the free energy change of a reaction is greater than 0, then the reaction is called what? Free energy change is greater than, इसी को ही ध्यान पे रखना है, ओके। ग्रेटर देन दिया है तो क्या होगा आंसर, 35 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए इज इट कंटेन्स नाइट्रोजिनस बेस, B is peptide bonds, C is can function as enzyme and D is important in cell signaling। तो क्या होगा इसकी आंसर, इसकी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कंटेन नाइट्रोजिनस बेस, क्योंकि नहीं होता प्रोटीन पे। नाइट्रोजिनस बेस किस पे होता है, डीएनए पे होता है, ठीक है। एंड ये तीनों तो होता ही होता है, क्योंकि यहाँ पे नॉट लिखा है तो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। Which of the following nitrogenous base is not found in DNA? ये तो भाई मतलब क्या बोलूँ मैं इसके बारे में, ये तो मतलब डीएनए में क्या क्या नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट हैं, आरएनए पे क्या क्या नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट है, ये आपको देख के ही जाना है एग्जाम पे, ठीक है। सो डीएनए पे कौन सा वाला प्रेजेंट नहीं होता, एडेनाइन, गुआनाइन, यूरासिल और थायामिन। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा यूरासिल, क्योंकि यूरासिल हमेशा और हमेशा आरएनए में प्रेजेंट रहता है, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द एसडीएस पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सेल पे यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रोफोरेसिस की भी बात कराइए। देखते हैं क्वेश्चन को क्या लिखा है, अच्छे से सॉल्व कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज प्रोटीन्स आर सेपरेटेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, B is SDS is a detergent which gives charge to the protein, C is large protein move more slowly through the gel, D is SDS is used to maintain the three-dimensional structure of protein, okay। तो देखो स्टेटमेंट फॉल्स लिखा है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे क्या लिखा है, स्टेटमेंट इज फॉल्स नॉट ट्रू। तो फॉल्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एसटीएस इज टू मेंटेन द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन व्हिच इज अ फॉल्स लाइन, ओके। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। मोस्ट ऑफ द यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय होम, ओके। तो यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि वाटर की है, इसमें से कौन सा वाला में वो अच्छे से एक्सप्लेन हो सकता है, पोलर नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल,
it lows surface tension, its ability to easily dissolve non-polar substance, its low pH। तो देखो अच्छे से क्या होगा राइट आंसर, मुझे बताओ जल्दी से जल्दी। तो वाटर की बात कर रहा है, मीन्स पोलर नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, which of the following involves in binding of a molecule to other side than active site of an enzyme? Okay, so यहाँ पे क्या लिखा है देखो अच्छे से, एंजाइम की बात आ गई यहाँ पे। तो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एक रहता है, ठीक है, एक्टिव साइट रहता है वहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स बाइंडिंग ऑफ अ मॉलिक्यूल टू द अदर साइट। वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नॉन कंपिटेटिव इनिबिशन, एलोस्टेरिक इनिबिशन, कंपिटेटिव इनिबिशन और ऑल ऑफ द एबव। तो वो प्रोसेस को बोलते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन। सो हियर द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ ओंकोजीन्स। ओंकोजीन्स की यहाँ पे बात आ गई। तो देखो सेल बायोलॉजी मीन सेलुलर स्ट्रक्चर की जितनी भी बात है सारे को लेके ये सारे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आज आप समझ जाओ कि मैं तो भाई जो सीपीईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए ये फर्स्ट स्टेज मेरा कंप्लीट हो गया, मतलब सेल बायोलॉजी आप लोग का कंप्लीट हो ही जाएगा आज, ठीक है। सो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज दे मे रिजल्ट इन कैंसर, दे किल द कैंसरियस सेल, they function in the normal regulation of the cell cycle, or they produce the newly synthesized DNA for the errors। ओके, ये दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। चलो अभी कौन सा वाला होगा करेक्ट ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। बेस्ट डिस्क्राइब दिया है यहाँ पे ऑन्कोजीन्स की। तो ऑन्कोजीन्स क्यों क्या करते हैं? वो सारे कैंसर सेल्स को जो वो सारे कैंसर पे डेवलप होते हैं ना, सो दे में रिजल्ट इन कैंसर। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन की आंसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होता है? mRNA, snRNA, rRNA और tRNA। तो क्या होगा आंसर? snRNA, ठीक है ना। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। When water evaporates, which of the following bonds are broken? जब वाटर की इवापोरेशन होती है तो इनमें से कौन सा बॉन्ड की ब्रेकेज हो जाती है? सो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे करेक्ट? यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 इज the non-disjunction in meiosis may result in an extra copy of a chromosome in a sperm cell, during which phase the above phenomenon may occur। तो ये जो phenomenon की यहाँ पे बात हो गई, ये इनमें से कौन से स्टेज पे होता है? तो देखो क्या दिया है क्वेश्चन पे, non-disjunction in meiosis may result in an extra copy of chromosome। तो नॉन डिसजंक्शन प्रोसेस कौन से स्टेज पे होता है? किसको याद है? एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2। सो हियर द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द फेज लैम्बडा, अ वायरस व्हिच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। फेज लैम्बडा के बारे पे यहाँ पे बात कर रहा है। सो ऑप्शन ए इज इन द लाइटिक साइकिल द बैक्टीरिया होस्ट रेप्लिकेट वायरल डीएनए पासिंग इट इनटू द डॉटर सेल्स ड्यूरिंग द बाइनरी फ्यूजन। तो ऑप्शन तुम लोग पढ़ोगे, मैं सिर्फ और सिर्फ इसके आंसर अभी बताऊंगी आप लोगों को। एंड क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मैं आंसर बता रही हूँ, आप लोग का काम है प्रैक्टिस करना। एंड प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर आप लोग की कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी क्वेश्चन समझ पे नहीं आता, देन प्लीज़ जाइए कमेंट सेक्शन पे एंड कमेंट करिए हमें, क्योंकि ये जो ऑनलाइन मोड ऑफ स्टडी है इसकी एक यही रास्ता है, एक यही कमेंट सेक्शन है जहाँ पे हम लोग इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो जितना हो सके हमें कमेंट करो बच्चों कि आप लोग को सेशन कैसा लगा, आप लोग कैसे बेनिफिट हो रहे हो, आप लोग को क्या लगता है कि ये वीडियो सारे को शेयर करना चाहिए या नहीं, ओके। या कोई क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। इन क्रेब्स साइकिल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्ड फ्रॉम NADH टू व्हाट? ओके,
सो क्रेब्स साइकिल की बात कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ पे मूव होता है। सो NaDH से वो जाता है FADH2 को, ठीक है। सो हियर द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स हैव सीलिया? सेल लाइनिंग द ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूग्लिना, सेल लाइनिंग द ह्यूमन यूरिनरी ट्रैक्ट और ह्यूमन स्पर्म सेल्स। कहाँ पे सीलिया होता है? सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर ए, सेल लाइनिंग द ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैव सीलिया। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स थायामिन? ओके, थायामिन कहाँ पे होता है? DNA, RRNA और ये एक हो जाएगा tRNA। दोनों ऑप्शन पे यहाँ पे RRNA लिख दिया है, तो एक ऑप्शन पे होगा RRNA, मान लो ये B ऑप्शन पे RRNA है तो C ऑप्शन पे tRNA होगा और D ऑप्शन इज योर mRNA। सो क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि थायामिन तो आपका ऑप्शन DNA में ही होता है जो कि RNA में यूरासिल पे रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 49 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स द सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर? ओके, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर की बात कर रहा है एंड ऑप्शन नंबर ए इज disulfide bond cysteine molecules between the polypeptide chains, linear sequence of amino acid joined by peptide bond, beta pleated sheets और alpha cells। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात कर रहा है भाई, तो ऑप्शन क्या होगा? बीटा प्लेटेड शीट है या नहीं? चलो फिर क्वेश्चन बहुत इजी है भाई, आप लोग की थोड़ा सा बस वो लोग ब्रेन को कंफ्यूज करना चाहते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। चलो यहाँ पे पता चल जाएगा कि एक्चुअल पे होशियार आप किस पे हो अभी के लिए, क्योंकि एग्जाम पे बहुत ही कम दिन बचे हैं। सो अभी के लिए आप अपनी थोड़ा सा वो PUBG वाला गेम, वो इंस्टा चलाना, वो रील्स बनाना, ओके, व्हाट्सएप पे ज़्यादातर चैट करना अपने फ्रेंड्स के साथ, फेसबुक चलाना, ये सारे को थोड़े दिन के लिए 20-25 दिन के लिए ये सारे से बहुत दूर रहो, ठीक है। जितना हो सके, जितना आप लोग की काम है उतना ही करो एंड पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो भाई, दिन रात एक करके पढ़ो, क्योंकि एक बार एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया अच्छे मार्क्स से तब जाके आप लोग को सीट मिलेगा अच्छे यूनिवर्सिटी पे। तो वो ध्यान पे रखना है कि भाई मुझे तो जो भी हो जाए मुझे वही वाला यूनिवर्सिटी पे ही पढ़ना है, इसीलिए जो हो जाए मैं करूँ, मैं दिन रात पढ़ूँ, ये हौसला आपके अंदर रहना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, व्हिच सेलुलर ऑर्गेनेल्स फंक्शन इन राइबोसोम सिंथेसिस? तो राइबोसोम की सिंथेसिस पे कौन सा वाला सेलुलर ऑर्गेनेल फंक्शन करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस और गोल्गी बॉडीज। तो यहाँ पे देखो राइबोसोम की सिंथेसिस की बात कर रहा है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, दैट इज द न्यूक्लियोलस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 51 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन? ओके, तो ऑप्शंस को पढ़ना आपकी काम है, मैं बस जस्ट आपको आंसर्स बताऊंगी। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट एकदम से करेक्ट है? तो 51 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज NaDH एंड FADH फंक्शन एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर। सो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर, राइट। चलो और एक बार आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, मैम ने एक बार बता दिया तो कंप्लीट हो गया, ऐसा मत सोचना। मैम ने बस पढ़ाया है आपको, काम आपका प्रैक्टिस करना आपका खुद की काम है। जितना आप लोग एक प्रैक्टिस सेट को बार बार प्रैक्टिस करोगे वो सारी चीज़ आपके ब्रेन पे एकदम सेट होने लगेंगे, तो एग्जाम के प्रीवियस दिन आप लोग को बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 52, इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट अनलाइक फैसिलिटेड डिफ्यूजन। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे बेसिकली क्या होता है जो कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन पे नहीं होता, ये है सवाल। सो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? देखो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट, ओके, क्योंकि फैसिलिटेड डिफ्यूजन पे एनर्जी नहीं चाहिए रहता, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे एनर्जी रिक्वायर्ड इज मस्ट, ओके, इसीलिए ही तो उसका नाम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 53, DNA सिंथेसिस रिक्वायर्स अ प्राइमर व्हिच कंसिस्ट ऑफ व्हाट? ओके, सो ये जो प्राइमर रहता है यहाँ पे इनमें से ऑप्शन में से कौन सा वाला इसके साथ मिलकर रहता है? सो ऑप्शन ए इज प्राइमेस, बी इज DNA, सी इज RNA
एंड डी इज एन ओकाजाकी फ्रैगमेंट। तो यहाँ पे आंसर होगा RNA, प्राइमर के साथ हमेशा एंड हमेशा RNA रहता है। चलो क्वेश्चन नंबर 54, द एंडरगोनी केमिकल रिएक्शन इज व्हाट? ओके, अबाउट द एंडरगोनी केमिकल रिएक्शन व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कैन नॉट अकर इन विद इन अ सेल, कैन अकर विद इन अ सेल एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, कैन अकर बिकॉज द एंजाइम लोअर्स द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, कैन बी कपल्ड टू मूव फेवरेबल रिएक्शन। तो एंडरगोनी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा है, मीन्स व्हाट? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैन बी कपल्ड टू अ मोर फेवरेबल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 55, द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ वेर व्हाट? ओके, अर्लीस्ट फॉर्म क्या था? यूनिसेलुलर ऑटोट्रॉप्स, मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉप्स, यूनिसेलुलर हेटेरोट्रॉप्स और मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉप्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूनिसेलुलर हेटेरोट्रॉप्स। ओके, चलो नोट डाउन करते रहो। क्वेश्चन नंबर 56 इज अनलाइक द एनिमल सेल्स द साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? ओके, तो प्लांट सेल पे साइटोकाइनेसिस के बाद क्या फॉर्म होता है जो कि एनिमल सेल पे नहीं होता? ऑप्शन ए इज क्लीवेज और फरो, बी इज सेल प्लेट, सी इज न्यूक्लियर एनवॉल्व एंड डी इज माइटोटिक स्पिंडल। तो क्या होगा आंसर? आंसर इज द फॉर्मेशन ऑफ अ सेल प्लेट, क्योंकि सेल प्लेट हमेशा और हमेशा प्लांट पे ही होता है, एनिमल पे नहीं होता। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, द बाइंडिंग ऑफ अ मॉलिक्यूल अदर देन द सबस्ट्रेट to the active site of an enzyme is involved what? Okay, so binding of a molecule other than the substrate, active site पे substrate bind नहीं होगा, उसको replace करने के लिए और एक molecule आके bind हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? नॉन कम्पिटेटिव इनिबिशन, फीडबैक इनिबिशन, इरिवर्सिबल इनिबिशन और इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो उसे बोलते हैं इरिवर्सिबल इनिबिशन। ठीक है, क्योंकि एक बार और एक मॉलिक्यूल आके एक्टिव साइट पे फिट हो गया तो उसे हम लोग इतनी आसानी से निकाल नहीं सकते, तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसीलिए नाम हो गया इरिवर्सिबल इनहिबिशन। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन पे नहीं होता। देखो तो भाई कौन सा चीज है? न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड ये तीनों तो कंपोजिशन है सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, सो राइट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, the cells regulate membrane fluidity by varying the amount of which of the following substance in the cell membrane? Okay, तो सेल मेम्ब्रेन की रेगुलेट करता है फ्लूइडिटी को बाय वेरिंग द अमाउंट ऑफ। ओके, सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इज कार्बोहाइड्रेट, बी इज फॉस्फोलिपिड, सी इज प्रोटीन एंड डी इज कोलेस्टेरल। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द अमाउंट ऑफ कोलेस्टेरल। Question number 60 is, which of the following sequence represent a possible pathway in the production of a secretory protein? Okay, प्रोटीन की सिक्रीशन होगी एंड उसकी पाथवे कैसा होता है ये दिया है आपको क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे मैं तो सिर्फ आपको आंसर बताऊंगी। तो ये हो गई ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर हो गया कि फर्स्ट ये राइबोसोम से लेके ये RER दैट इज रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जाता है, देन गोल्गी apparatus, देन सेक्रेटरी वेसिकल। ठीक है, तो अगर आप लोगों को और भी इस तरह से MCQs क्वेश्चन चाहिए तो एंड आप इस वीडियो पे नए हो देन जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो भाई स्नेप्स बायोलॉजी चैनल को, क्योंकि जितनी दिन अभी बच गया है हमारे पास, जितने दिन अवेलेबल है एग्जामिनेशन तक, सारे दिन आप लोग को इसी तरह से 100 MCQs मिलते रहेंगे फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर। ओके, यही तो चाहिए, और क्या चाहिए भाई अभी हम लोगों को। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो स्नेप्स बायोलॉजी चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट आवर फर्स्ट नोटिफिकेशन अबाउट ईच एंड एवरी वीडियो लेक्चर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल? तो ये भाई बोथ आ गया, मतलब एनिमल पे भी होगा
एंड प्लांट पे भी होगा। तो देखो ऑप्शंस को, क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी एपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स कंटेन व्हाट? यूकैरियोटिक पे भी होगा एंड प्रोकैरियोटिक पे भी होगा। तो ऑप्शंस को देखो तो जरा अच्छे से। ऑप्शंस पे एक है डीएनए, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये तो यूकैरियोटिक पे भी होता है एंड प्रोकैरियोटिक पे भी होता है। सो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 is which of the following correctly represent the DNA organization from least organized to highly organized cells? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पाथवे हम लोग को डिसाइड करना है फ्रॉम द लीस्ट ऑर्गेनाइज्ड टू द हाईली ऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम डीएनए, न्यूक्लियोसोम्स, देन 30 NMPD डोमेन, देन क्रोमोसोम। इसी तरह से वो चलता रहता है। ओके, सो द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, हाउ डू द मेम्ब्रेन्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स डिफर? ओके, यूकैरियोटिक सेल्स में ऐसा क्या होता है उसके मेम्ब्रेन पे जो कि कुछ डिफरेंट रहता है? सो देखो तो अच्छे से, जरा पढ़ो ऑप्शंस को कि क्या होगा। तो अगर आप लोग मार्क करो तो यहाँ पे एक है ऑप्शन नंबर सी, जो कि डिफरेंट प्रोटीन्स आर फाउंड इन डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन। तो यही होता है यूनिक सी बात यूकैरियोटिक सेल पे। जितनी भी ऑर्गेनेल्स होंगे उनकी मेम्ब्रेन्स पे डिफरेंस आएगा अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। ओके, सो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन आर फाउंड इन डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जितनी तरह की सेल मेम्ब्रेन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगी उन्हीं की बेसिस पे प्रोटीन की कंपोजिशन, प्रोटीन की स्ट्रक्चर भी चेंजेस होते रहते हैं। एंड यही है मेन यूनिक फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। क्वेश्चन नंबर 65, द लेवल ऑफ depolarization which must be reached before an action potential is triggered is called what? Okay, so यहाँ पे ऑप्शन ए इज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, बी इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सी इज वाटर पोटेंशियल एंड डी इज ग्रेडेड पोटेंशियल। तो ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? करेक्ट ऑप्शन होगा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66, a cell can only arise from a pre-existing cell is a statement of what? तो ये स्टेटमेंट कहाँ पे होता है? ये हम लोग 12th से पढ़ के आ रहे हैं भाई। ये स्टेटमेंट होता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेल थ्योरी पे। क्वेश्चन नंबर 67, द लिविंग स्पेसिमेन कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट? ओके, सो देखो भाई, आ गया लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप और ऑल ऑफ दी। तो लिविंग स्पेसिमेन को हमें ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे याद करो कि आप लोग जो प्रैक्टिकल्स करते हो तो उस पर क्या यूज़ करते हो? आप लोग यूज़ करते हो फेस कॉन्ट्रैक्ट माइक्रोस्कोप मेनली, क्योंकि हमें लिविंग स्पेसिमेन्स देखना है। ठीक है, तो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल इंस्ट्रूमेंट which are provide for the observation of living specimens. Okay, got it? Clear हो गया। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, the cell plate formation is involved in where? Okay, तो सेल प्लेट फॉर्मेशन अभी हमने जस्ट एक क्वेश्चन पे बात कर रहे थे, वो कहाँ पे होता है? वो प्लांट सेल पे होता है। तो हियर द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, द स्मॉलेस्ट सेल इज व्हाट? ओके, तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सा वाला है? PPLO। ये भी हम लोग 12 से पढ़ते आ रहे हैं एंड ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये बहुत इजी लग रहा है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सबसे छोटा वाला सेल कौन सा है? PPLO। एंड PPLO का फुल फॉर्म मुझे जल्दी से बता दो, मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आप लोग कितनी पढ़ रहे हो, या ऐसे बस ये प्रैक्टिस सेट को आ गया, एक अपलोड हो गया, उसे थोड़ा सा बस हम लोग देखते। द टर्म प्रोटोप्लाज्म वॉज गिवन बाय हुम? देखो वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि प्रोटोप्लाज्म टर्म को किसने दिया था? पुरकेंजी भाई, पुरकेंजी, और कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलो 71, क्वेश्चन नंबर 71, द एक्टोडर्म गिव राइज टू व्हाट? ओके, एक्टोडर्म, ये आ गई एम्ब्रियोजेनेसिस की बात। तो देखो मैं आपको बोली थी कि सारे और से क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। ओके,
सो ऑप्शन देखो अच्छे से, एक्टोडर्म से क्या अराइज होता है। तो एक्टोडर्म से अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को देखो, दैट इज न्यूरन्स एंड एपिडर्मिस, ये दोनों अराइज होते हैं। एंड इसके साथ साथ अभी आप लोग का काम है कि एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ये दोनों में से क्या अराइज होता है, ये भी अच्छे से देखो एंड मुझे लिख के बताओ। क्वेश्चन नंबर 72, द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड मेयोसिस कैन बी बेस्ट स्टडीड अंडर व्हाट। ओके, बेस्ट हम उन्हें कौन से इंस्ट्रूमेंट के यूज से स्टडी कर सकते हैं। सो हियर द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज बाय द यूज ऑफ अ फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। Question number 73, the resolving power of light microscope is what? Okay, 2 microns, 20 microns, 0.2 microns और 0.02 microns। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 0.2 microns। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। इन डीएनए द अमाउंट ऑफ थायमिन इज इक्वल टू व्हाट। तो टी किसके साथ इक्वल होता है, किसके साथ, ध्यान दो बात को, जरा याद करो। यहाँ पे वो इक्वल होता है टू द अमाउंट ऑफ एडेनाइन, ए इज इक्वल टू टी, ऐसा था ना कुछ, डबल बॉन्ड रहता है, एंड जी ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ, सी के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, द नॉर्मल ह्यूमन आईज कैन नॉट रिजॉल्व द डिस्टेंस। ओके, तो ह्यूमन आईज में नॉर्मली क्या होता है, स्मॉलर देन 100,000 माइक्रॉन्स, स्मॉलर देन 100 माइक्रॉन्स, लार्जर देन 100 और लार्जर देन 1000। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट, दैट इज स्मॉलर देन 100 माइक्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 76, तो ऑलरेडी हम 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों, कंग्रेचुलेशन। और 25 क्वेश्चन बहुत ही जल्द कंप्लीट करने वाले हैं, बस मेरे साथ आप लोग जुड़े रहो। एंड जितनी यहाँ पे स्टूडेंट हो उतनी डबल वाला शेयर होना चाहिए। एंड अगर वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लग रहा है भाई। सो क्वेश्चन नंबर 76 पे दिया है कि द स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर स्टडीड विद द हेल्प ऑफ व्हाट। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात कर रहा है। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट के यूज से ये हम लोग स्टडी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक्सरे माइक्रोस्कोप और फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे आंसर होगा एक्सरे माइक्रोस्कोप, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसमें से ऑर्गेनिक कौन सा वाला नहीं है, वाटर, फॉस्फोलिपिड, ग्लूकोज और डीएनए। तो आंसर हो जाएगा फॉस्फोलिपिड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा फॉस्फोलिपिड। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेल। तो भाई देखो ये एक इजी वाला सवाल आ गया, सेल इसमें से कौन सा वाला एक सेल नहीं है, स्पर्म ऑफ फ्रॉग, एग ऑफ हैन, अ वायरस, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आंसर होगा अ वायरस, ओके। क्वेश्चन नंबर 79 इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ अ सेल इज व्हाट। ओके, सेल में सबसे छोटा वाला ऑर्गेनेल कौन सा होता है। सो ऑप्शंस आर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड लाइसोसोम। भाई सबसे छोटा वाला होता है राइबोसोम, ठीक है, आर 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 को याद रखना है, राइबोसोम राइबोसोम। चलो क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स की अगर हम लोग बात करें तो इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, तो चलो पढ़ लो, आप लोग की बारी है कि स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो। पढ़ लिया, चलो आंसर मैं बताती हूँ आपको। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर, दैट इज डिफरेंट मेम्ब्रेन्स हैव डिफरेंट प्रोटीन्स एम्बेडेड इन विद इन देम। यह अभी हमने बात की थी, यूकैरियोटिक सेल पे यही तो यूनिक बात होती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 81 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन अ सेल इन हाईएस्ट नंबर। सबसे ज्यादा, ओके, नंबर पे सबसे ज्यादा क्या होता है सेल्स के अंदर, राइबोसोम। ओके, तो देखो सबसे छोटा भी यही है, सबसे ज्यादा नंबर पे भी यही प्रेजेंट है। भाई दोनों चीज की एक ही आंसर है, बाय वन गेट वन फ्री। तो चलो राइबोसोम को अच्छे से याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 82,
विच इज अ एलिमेंट फाउंड इन मैक्सिमम नंबर इन द सेल। अभी एलिमेंट की बात कर रहा है, देखो एलिमेंट फिर नंबर हिसाब से कौन सा वाला ज्यादा रहता है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हाइड्रोजन। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। द चीफ मेटालिक आयन फाउंड इन राइबोसोम इज व्हाट। राइबोसोम पे जो मेटालिक आयन फाउंड होता है उनमें से सबसे ज्यादा कौन रहता है, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मैग्नीशियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84। विच कंपाउंड इज नेक्स्ट टू वाटर इन अमाउंट इन अ सेल। ओके, सबसे ज्यादा तो वाटर रहता है, उसके बाद क्या रहता है कंपाउंड सेल पे। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रोटीन। ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 85। Which element occupies the highest position in the dry weight of a cell? तो ड्राई वेट पे हाईएस्ट पोजीशन किसकी है सेल्स के अंदर। देखो चीज को हमेशा और हमेशा ध्यान रखना है जब आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ये जो ड्राई वेट लिखा है ना, यही है एक्चुअल जिसके बेसिस पे हम लोग आंसर निकालेंगे। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑक्सीजन। Question number 86 is, in the cell cycle, DNA replicate on occurs. In the cell cycle, DNA replication, ये वाला कंफ्यूज मत होना, ये रेप्लीकेशन होगा। DNA replicate on, और लिख सकते हो कि रेप्लीकेशन occurs during which phase। ओके, तो इनमें से कहाँ पे DNA रेप्लीकेशन प्रोसेस होता है, जहाँ पे कि एक न्यू DNA फॉर्म होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंटरफेज। अभी इंटरफेज पे कहाँ पे होता है, एस फेज पे, एस एस एस। चलो 87 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन इन अ सेल बाय वेट। अभी देखो वेट के हिसाब से सेल पे हाईएस्ट पोजीशन पे क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 88। टू सेपरेट राइबोसोम फ्रॉम द अदर इंपोर्टेंट ऑर्गेनेल्स ऑफ अ सेल, व्हिच apparatus इज यूज्ड। देखो राइबोसोम को सेपरेट करने के लिए बाकी जितने भी उसके भाई बहन होते हैं सेल के अंदर, कौन सा वाला apparatus यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बी इज यूवी माइक्रोस्कोप, सी इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूज और डी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सेपरेट करना है इंस्ट्रूमेंट कौन सा वाला यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन होगा भाई, सेंट्रीफ्यूज को हम लोग यूज करेंगे। ओके, और मोर करेक्टली अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। चलो 89 नंबर क्वेश्चन। द कोलेस्टेरॉल इज फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट। तो किसकी सेल मेम्ब्रेन पे कोलेस्टेरॉल होता है, इनमें से फिश भाई, फिश। किस किस यहाँ पे नॉनवेज किस किस को पसंद है, तो ये क्वेश्चन को याद रख लो, फिश। ओके, मछली की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहां पे कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 90। विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मोस्ट एबंडेंट इन अ सेल। इनमें से सबसे ज्यादा सेल के अंदर क्या होता है, तो क्या होगा, प्रोटीन्स। ओके, प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 91। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिविंग लिमिट ऑफ सेल। ओके, तो ऑप्शंस को अच्छे से देखो, अच्छे से एकदम से देखना है। तो यहाँ पे एक वर्ड है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। यही होता है लिमिट, लिविंग लिमिट ऑफ अ सेल। सो ये द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92। द सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स टेक्स पार्ट इन व्हाट। ये इसकी मेन फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लियस फॉर्मेशन या स्टार्ट ऑफ द सेल डिवीजन या सेल प्लेट फॉर्मेशन या स्पिंडल फॉर्मेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्पिंडल फॉर्मेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। द मिडिल लैमेला इज केमिकली मेड अप ऑफ व्हाट। मिडिल लैमेला की केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो मिडिल लैमेला की केमिकल कंपोजिशन है पेक्टिन। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 94 नंबर क्वेश्चन। द प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू एडजॉइंट सेल्स आर कॉल्ड व्हाट। दो एडजॉइंट सेल के बीच में जो प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95। आफ्टर मेयोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ स्पर्म
सेल इज 6। तो मेयोसिस के बाद कितने हुए स्पर्म की नंबर हो गए 6। व्हाट इज द सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म? तो सोमैटिक क्रोमोसोम कितने रहेंगे? सोमैटिक क्रोमोसोम रहेंगे 12। ठीक है, सो द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, द लिग्निन में बी फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ व्हाट? तो लिग्निन कहाँ पे होता है? किसकी सेल वॉल पे लिग्निन होता है? बोलो तो जरा। इसका आंसर होगा टेरिडोफाइट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 97, द नीडल लाइक क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सैलेट फाउंड इन द सेल्स ऑफ पिस्टिया आर कॉल्ड व्हाट? ओके, तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सैलेट जो कि पिस्टिया की सेल पे होता है, उसे क्या बोलते हैं? सो ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे देखो रैफिड्स, ये आता है क्वेश्चन पे, ये हर बार आता है। व्हाट आर रैफिड्स ऐसा बोल के क्वेश्चन आएगा, नहीं तो यही क्वेश्चन कोई पूछेगा। ठीक है, सो आंसर को नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 98 इज इन adipose cells the endoplasmic reticulum is a complex consist of what? ओके, एडिपोज सेल की बात कर रहे थे। क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ो, मैं बोलती हूँ। यहाँ पे एडिपोज सेल मीन्स कुछ डिफरेंट रहेगा। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा ट्यूबल्स एंड वेसिकल्स। यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है उसकी मेन कंपोजिशन ट्यूबल्स एंड वेसिकल्स ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 99, द प्रोकैरियोट्स फाउंड इन विच किंगडम? देखो लास्ट में इजी वाला क्वेश्चन आप लोग को पूछ लिया कि प्रोकैरियोट कौन सा किंगडम पे होता है, तो वो भाई किसकी कहाँ पे होता है? ये तो हम लोग स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मोनेरा। मोनेरा पे हमेशा प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट रहते हैं। ये किसकी बेसिस पे? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। चलो लास्ट क्वेश्चन हम लोग की आज की डिस्कशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज थॉट टू हैड बीन अ फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? ओके, तो इनमें से अगर ऑप्शन नंबर डी को देखो, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन को आप लोगों को पूछा गया है। देखो और एक बार मैं पढ़ रही हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज थॉट टू हैड बीन अ फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? तो यहाँ पे होगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका 100 MCQs क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास पे मैं लेकर आऊंगी the other 100 MCQs questions from another chapter, another topic. ओके, एंड अगर आप लोग को प्रैक्टिस करना है तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसकी PDF वहाँ पे ही जाएगा। एंड PDF को देख के आप लोग को आंसर्स यहाँ से मिल जाता है वीडियो पे। तो अभी आपका होमवर्क है कि आप लोग वहाँ से PDF जाके डाउनलोड करो एंड क्वेश्चन को जितना हो सके प्रैक्टिस कर लो। एंड लास्ट पे एक चीज बोलूंगी कि अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे।